इस विस्तृत विश्लेषण में स्वागत है। आज का हमारा जो स्रोत है ना वो काफी दिलचस्प है। हाँ। और इस सामग्री में 1951 से लेकर 2017 तक भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के पूरे इतिहास और योजना आयोग से नीति आयोग तक के सफर का बहुत ही गहरा विश्लेषण किया गया है। बिल्कुल। और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि उस भयंकर गरीबी और सीमित संसाधनों के बीच देश ने अपने विकास का रास्ता कैसे खोजा। हाँ, मतलब ये समझना जरूरी है कि आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग काम कैसे करती है। ये सिर्फ कोई सरकारी बजट बनाने जैसा नहीं है जहां बस पैसे को अलग अलग जगह बांट दिया जाए। बिल्कुल नहीं। इसका असली अर्थ है एक देश के पास मौजूद हर संसाधन, चाहे वो पैसा हो, नदियां हो, जमीन हो या लोग हों, उन सब का इस तरह से तालमेल बिठाना कि आने वाले वर्षों में देश को सबसे ज्यादा लाभ मिल सके। तो हम आज इस बात की गहराई में जाएंगे कि कैसे भारत ने अनाज की कमी वाले दौर से लेकर एक ग्लोबल आर्थिक शक्ति बनने तक का सफर तय किया। और ये भी कि क्यों समय के साथ योजना आयोग जैसी एक ताकतवर संस्था को हटाकर नीति आयोग को लाना पड़ा। ये सफर वाकई में किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगता। खैर, एक बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। जी पूछिए। जब देश को आजादी मिली तो क्या ये रातों रात तय हो गया था कि अब हर 5 साल के लिए एक योजना बनेगी? मतलब भारत में ये आर्थिक नियोजन का विचार आखिर आया कहां से? ये रातों रात बिल्कुल नहीं हुआ था। इसकी जमीन तो आजादी से बहुत पहले ही तैयार होने लगी थी। अच्छा। हाँ, अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें ना, तो किसी पूरी अर्थव्यवस्था को एक प्लान के तहत चलाने का पहला बड़ा और सफल प्रयोग सोवियत रूस में हुआ था। जोसेफ स्टालिन के दौर में। एकदम सही। लेकिन भारत में इसका बीजारोपण 1934 में ही हो गया था। महान इंजीनियर और दूरदर्शी एम विश्वेश्वरैया ने एक किताब लिखी थी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। अरे वाह, 1934 में। हाँ, इसमें उन्होंने साफ कर दिया था कि बिना एक ठोस योजना के भारत का विकास संभव ही नहीं है। इसीलिए ना उन्हें भारतीय अर्थशास्त्र और नियोजन का जनक भी माना जाता है। मतलब आजादी मिलने से एक दशक से भी ज्यादा समय पहले हमारे पास एक विजन आ चुका था। बिल्कुल। और ये विचार सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था। 1938 में जब कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ, हाँ। जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, हाँ, वहीं पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति या नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई। तो राजनेता इसके बारे में सोच रहे थे। सिर्फ राजनेता ही नहीं, दिलचस्प बात यह है कि उद्योगपति भी इस जरूरत को समझ रहे थे। उसी दौर में मुंबई के 8 बड़े उद्योगपतियों ने मिलकर बॉम्बे प्लान पेश किया था। अच्छा, बॉम्बे प्लान। जी। यानी इस बात पर पूरी सहमति थी कि आजादी के बाद देश को ऐसे ही भगवान भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, एक सुविचारित दिशा चाहिए होगी। और इसी लंबी सोच का परिणाम था कि 15 मार्च 1950 को एक ऐसी नियोगी समिति की सिफारिश पर योजना आयोग का जन्म हुआ। बिल्कुल सही। और 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी बनी। लेकिन यहीं पर हमारे दस्तावेजों से एक बेहद चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। वो क्या? योजना आयोग, जिसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते थे, और बाद में जो एनडीसी बने, जिसमें सभी मुख्यमंत्री शामिल होते थे, इन दोनों संस्थाओं ने 60 वर्षों से अधिक समय तक भारत के अरबों रुपयों के फंड को कंट्रोल किया। लेकिन भारत के संविधान में इनका कोई जिक्र ही नहीं है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा तथ्य है। तो ये कैसे संभव है कि इतनी ताकतवर संस्थाएं गैर संवैधानिक हों? ये राजनीति और प्रशासन का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। ये संस्थाएं वास्तव में संविधानेतर, मतलब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय थीं। आसान भाषा में कहें तो? आसान भाषा में इन्हें संसद के किसी कानून या संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत नहीं बनाया गया था। बस सरकार की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया, एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, और ये संस्थाएं बन गई। मतलब कोई कानूनी बाउंडेशन नहीं। बिल्कुल। फिर भी इनका इतना दबदबा था। बिल्कुल। देश की आर्थिक दिशा तय करने में इनका जो प्रभाव था वो किसी भी पूर्ण संवैधानिक संस्था से कम नहीं था। योजना आयोग जो भी खाका तैयार करता था उस पर एनडीसी अंतिम मुहर लगाती थी। एकदम सही। तो एक तरह से संस्थाओं का ढांचा तो तैयार हो गया। अब बात करते हैं उस पल की जब 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना जमीन पर उतरी। वो बहुत ही मुश्किल दौर था। हाँ, उस समय भारत विभाजन की त्रासदी, शरणार्थियों की बाढ़ और खाली खजाने जैसी समस्याओं से जूझ रहा था। तो ऐसे में पहली योजना का लक्ष्य क्या तय किया गया? देखिए,
पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 तक चली, वो पूरी तरह से सर्वाइवल यानी अस्तित्व बचाने की लड़ाई थी। सर्वाइवल? हाँ, यह योजना हेरोड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। इस मॉडल का मूल विचार बहुत ही सीधा सा है। क्या विचार है? कि अगर किसी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है तो लोगों को बचत करने के लिए प्रेरित करो और फिर उस बचत को देश के बुनियादी ढांचे में इन्वेस्ट कर दो। सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में बदलना। बिल्कुल। और चूंकि उस समय खाने का भारी संकट था तो पूरा फोकस कृषि और सिंचाई पर लगाया गया। ये बहुत तार्किक लगता है। मतलब अगर पेट में अन्न ही नहीं होगा तो कोई देश आगे कैसे बढ़ेगा? एकदम सही। खेती के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पानी। इसीलिए पहली योजना के दौरान ही भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी और हीराकुंड बांध जैसी विशाल नदी घाटी परियोजनाएं शुरू की गईं। अरे वाह। और साथ ही 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया ताकि गांव के स्तर पर बदलाव आ सके। तो इसका नतीजा क्या रहा? इस योजना ने ना उम्मीद से काफी बेहतर प्रदर्शन किया और देश ने पहली बार थोड़ी राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही हम 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रवेश करते हैं तो कहानी में एक बहुत बड़ा और अचानक मोड़ आता है। हाँ, नीतियां बिल्कुल बदल गईं। पहली योजना में हम खेतों में पानी पहुंचा रहे थे, लेकिन दूसरी योजना में, जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, उसमें सारा फोकस भारी उद्योगों पर चला गया। बिल्कुल, भारी और आधारभूत उद्योगों पर। जर्मनी, सोवियत संघ और ब्रिटेन की मदद से क्रमशः राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में लोहे और स्टील के विशाल कारखाने लगा दिए गए। जी हाँ। तो यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस देश की बहुसंख्यक आबादी अभी भी गरीबी में जी रही थी, उसके लिए क्या ये दौड़ने से पहले उड़ने की कोशिश नहीं थी? अचानक मशीनों के पीछे भागने की क्या जरूरत थी? ये सवाल बहुत ही जायज है और आपको बताऊं, उस समय भी कई अर्थशास्त्रियों ने इसका विरोध किया था। स्वाभाविक है। लेकिन पीसी महालनोबिस की सोच इसके पीछे बहुत स्पष्ट थी। उनका तर्क ये था कि अगर हम सिर्फ खेती पर ध्यान देंगे तो हमें खेती करने के लिए ट्रैक्टर, ट्यूबवेल और मशीनें हमेशा विदेशों से ही खरीदनी पड़ेंगी। मतलब हम हमेशा आयात पर निर्भर रहेंगे? बिल्कुल। अगर भारत को वास्तव में आत्मनिर्भर बनना है तो हमें वो मशीनें खुद बनानी होंगी, और मशीनें बनाने के लिए सबसे बुनियादी चीज क्या चाहिए? लोहा और इस्पात। एग्जैक्टली, लोहा और इस्पात। यानी ये एक ऐसा निवेश था जो तुरंत फल नहीं देने वाला था, बल्कि भविष्य के कारखानों की नींव रख रहा था। बहुत सटीक विश्लेषण है ये। इसी योजना के तहत चेन्नई में रेल के डिब्बे बनाने के लिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और पश्चिम बंगाल में रेल इंजन बनाने के लिए चित्रंजन लोकोमोटिव्स शुरू हुए। ये देश के औद्योगिक ढांचे का पहला मजबूत पिलर था। लेकिन आधारभूत उद्योगों की इस तेज उड़ान को जल्द ही एक भयानक वास्तविकता का सामना करना पड़ा। हाँ, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। जब हम तीसरी पंचवर्षीय योजना की तरफ बढ़ते हैं, यानी 1961 से 66 का दौर, तो ये इतिहास की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक मानी जाती है। जी, ये योजना पूरी तरह फ्लॉप रही। इसका लक्ष्य था अर्थव्यवस्था को स्वतः स्फूर्तिवान बनाना, मतलब सेल्फ जनरेटिंग, एक ऐसी इकोनॉमी जो खुद ब खुद रफ्तार पकड़ ले। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो इसके पीछे के कारण क्या थे? इस विफलता के कारण ना आर्थिक नीतियों से ज्यादा भू राजनीतिक और प्राकृतिक थे। एक के बाद एक 3 ऐसे झटके लगे जिन्होंने पूरी कमर तोड़ दी। वो झटके क्या थे? सबसे पहले 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ। एक विकासशील देश को अपने विकास का सारा पैसा अचानक सीमा सुरक्षा और हथियारों में लगाना पड़ा। मतलब रक्षा बजट एकदम आसमान छूने लगा होगा। बिल्कुल। और फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ गया। और एक कमजोर अर्थव्यवस्था के लिए ना युद्ध से बड़ा कोई आर्थिक झटका नहीं हो सकता। फैक्ट्रियां जो देश के विकास के लिए उपकरण बना रही थीं, बिल्कुल, उन्हें हथियार बनाने में झोंक दिया गया होगा। और मानो 2 युद्ध काफी नहीं थे। 65-66 में देश के कई हिस्सों में सदी का सबसे भयंकर सूखा पड़ गया। ओहो। कृषि उत्पादन बुरी तरह गिर गया और भुखमरी की नौबत आ गई। हालांकि इस गहरे संकट के बीच भी कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं बनी, जैसे कि 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई। 1965 में भारतीय खाद्य निगम यानी FCI बना, जो अनाज स्टोर करता है। हाँ, और कृषि कीमत आयोग भी बना जो आज MSP तय करता है। लेकिन कुल मिलाकर संसाधन इतने बुरी तरह खत्म हो चुके थे कि अगली पंचवर्षीय योजना शुरू करने के लिए पैसे ही नहीं बचे थे। और इसी कारण से 1966 से 1969 के बीच कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बन पाई। जी, जिसे योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे कहा गया।
इन 3 सालों में सिर्फ एक साल की छोटी योजनाएं चलाई गईं, लेकिन यहीं पर इतिहास का एक बहुत बड़ा मोमेंट आता है। वो क्या? अक्सर ऐसा देखा गया है ना कि सबसे बड़े नवाचार या इनोवेशन सबसे गहरे संकट से ही जन्म लेते हैं। अगर युद्ध और सूखे का वो खौफनाक दौर नहीं आता तो शायद देश को अपनी रणनीति बदलने की इतनी सख्त जरूरत महसूस ही नहीं होती। ये बहुत ही सटीक अवलोकन है। और इसी योजना अवकाश के दौरान भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का बीज बोया गया। हाँ, संकट ने एक तरह की तात्कालिकता पैदा कर दी थी। पुरानी खेती के तरीकों से बढ़ती आबादी का पेट भरना अब संभव नहीं था। इसलिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन और अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग के नेतृत्व में उन्नत किस्म के बीजों, रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई की आधुनिक तकनीकों का एक महाअभियान शुरू किया गया। और इसका परिणाम ये हुआ कि गेहूं और चावल के उत्पादन में ऐसा उछाल आया जिसने भारत को हमेशा के लिए खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर कर दिया। बिल्कुल। पेट भरने का एक स्थायी इंतजाम तो हो गया, लेकिन इसके बाद का जो दौर है, मतलब चौथी योजना से लेकर छठी योजना तक, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे अर्थव्यवस्था एक राजनीतिक रोलर कोस्टर पर सवार हो गई थी। हाँ, राजनीति हावी होने लगी थी। नीतियां अर्थव्यवस्था की जरूरतों से ज्यादा राजनीतिक उथल-पुथल का आईना बनने लगी थी। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि हरित क्रांति से देश में अनाज तो आ गया, लेकिन इसका फायदा मुख्य रूप से बड़े और साधन संपन्न किसानों को ही मिला। मतलब गरीब और गरीब होता जा रहा था। बिल्कुल। और इस आर्थिक असमानता ने देश में राजनीतिक बेचैनी पैदा कर दी। इसीलिए चौथी योजना में, जिसे गाडगिल योजना भी कहा जाता है, एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। वो क्या था? 1969 में 14 बड़े प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण। यहाँ थोड़ा रुकते हैं। अक्सर लोग बैंकों के राष्ट्रीयकरण को सिर्फ एक सरकारी फैसला मान लेते हैं, लेकिन इसके पीछे का असल मैकेनिज्म क्या था? सरकार ने प्राइवेट बैंकों को अपने कब्जे में क्यों लिया? क्योंकि 1969 से पहले ये बड़े प्राइवेट बैंक सिर्फ बड़े उद्योगपतियों और शहरों तक सीमित थे। वे किसानों या छोटे व्यापारियों को लोन देते ही नहीं थे। अच्छा, तो सरकार का मकसद इन बैंकों को मजबूर करना था कि वे गांवों में अपनी शाखाएं खोलें। जी हाँ, ताकि किसानों को ट्रैक्टर या ट्यूबवेल खरीदने के लिए आसानी से कर्ज मिल सके। इसी चौथी योजना के दौरान 1971 का युद्ध भी हुआ, जिससे बांग्लादेश का उदय हुआ। बिल्कुल। और 1974 में पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा नाम से पहला परमाणु परीक्षण भी हुआ। यानी सरकार का कंट्रोल इकोनॉमी पर बहुत कड़ा होता जा रहा था। एकदम सही। और फिर आती है 5वीं योजना, जहां पूरा फोकस उस बेचैनी को शांत करने पर था जिसका जिक्र हमने अभी किया। हाँ, इस योजना में इंदिरा गांधी का प्रसिद्ध गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था ना? जी। गरीबों की बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया और गांवों के अंतिम व्यक्ति तक वित्तीय मदद पहुंचाने के लिए 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी RRB खोले गए। लेकिन फिर राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदला। बहुत तेजी से। 1977 में चुनाव हुए, जनता पार्टी की सरकार आई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने इस 5वीं योजना को 1978 में ही, यानी 1 साल पहले ही खत्म कर दिया। और एक नया प्रयोग शुरू किया गया जिसे रोलिंग प्लान या अनवरत योजना कहा गया। हाँ, इसका सीधा सा मतलब था कि 5 साल का कोई फिक्स प्लान नहीं होगा, बल्कि हर साल के प्रदर्शन के आधार पर आगे के लक्ष्य तय किए जाएंगे। हालांकि ये प्रयोग ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। क्योंकि सरकार बदल गई। जी, 1980 में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की, रोलिंग प्लान को हटा दिया और छठी योजना की शुरुआत की। इस योजना में गरीबी को पहली बार एक वैज्ञानिक तरीके से परिभाषित किया गया। वो कैलोरी वाला पैमाना ना? बिल्कुल। ये तय किया गया कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में किसी व्यक्ति को रोजाना 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी का भोजन नहीं मिल रहा है तो वो गरीबी रेखा के नीचे है। और इसी दौर में 1982 में शिवरमन समिति की सिफारिश पर गांव के विकास के लिए सबसे बड़ी ऋण संस्था नाबार्ड की भी स्थापना हुई। जी हाँ, नाबार्ड बना। अब तक की चर्चा में हमने देखा कि कैसे सरकारें अर्थव्यवस्था की ड्राइविंग सीट पर बैठी थी, लेकिन अब हम उस दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां से भारत के सोचने और योजना बनाने का तरीका हमेशा के लिए बदल गया। हाँ, एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। 7वीं योजना काफी सफल रही, जहां से सेबी और स्पीड पोस्ट जैसी चीजें शुरू हुई, लेकिन असली भूचाल आया 1990 के बाद। 1992 का वो दौर ना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे डरावना सपना था।
इसे भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट कहा जाता है। स्थिति कितनी खराब थी? स्थिति इतनी भयानक थी कि भारत के पास विदेशों से सामान जैसे पेट्रोल खरीदने के लिए सिर्फ 14 से 15 दिन का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। इसे अगर आसान भाषा में कहें तो देश के पास इतना भी डॉलर नहीं था कि वो अपने लिए जरूरी कच्चा तेल या दवाइयां खरीद सके। बिल्कुल। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि देश को अपना सोना हवाई जहाज में लादकर इंग्लैंड के बैंक में गिरवी रखना पड़ा था। हाँ, वो एक ऐसा मोमेंट था जिसने पूरी व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। इस अस्थिरता के कारण 8वीं योजना समय पर शुरू ही नहीं हो पाई और इसी गहरे संकट ने जन्म दिया 1991 के ऐतिहासिक LPG सुधारों को, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। भारत ने दुनिया के लिए अपने बाजार के दरवाजे खोल दिए और इसी कदम ने योजना बनाने के पूरे फलसफे को बदल कर रख दिया। कैसे? 1991 से पहले सरकार एक कंट्रोलर थी जो तय करती थी कि देश में कितनी कारें बनेंगी और कितना सीमेंट बनेगा। लेकिन 1991 के बाद सरकार एक फैसिलिटेटर बन गई। मतलब सुविधा प्रदाता। जी, यानी सरकार का काम सिर्फ सड़क बनाना और बिजली देना रह गया, बाकी काम प्राइवेट सेक्टर को करना था। यही वजह है कि 8वीं योजना में, जो जॉन W. मूलर मॉडल पर आधारित थी, उसमें सारा ध्यान बुनियादी उद्योगों से हटकर मानव संसाधन विकास पर आ गया। बिल्कुल। सरकार ने समझ लिया कि अगर देश के नागरिकों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मिल जाए तो बाजार खुद ब खुद रफ्तार पकड़ लेगा। हाँ, इसके बाद की योजनाओं में ये शिफ्ट बहुत साफ दिखाई देता है। हाँ, जैसे 10वीं योजना में प्रति व्यक्ति आय को 10 साल में दुगना करने का लक्ष्य रखा गया और 11वीं योजना में एक नया विचार सामने आया, तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास। मतलब विकास सिर्फ शहरों तक सीमित न रहे बल्कि समाज के सबसे निचले तबके तक पहुंचे। और अंततः हम पहुंचते हैं 12वीं योजना तक, जो 2012 से 2017 तक चली। यह इतिहास में भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना साबित हुई। जी। इसका विजन था तीव्रतर, अधिक समावेशी और संपोषणीय विकास। यहां संपोषणीय यानी सस्टेनेबल शब्द का जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत जरूरी था। इसका अर्थ था एक ऐसा विकास जो पर्यावरण को तबाह न करे ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहें। इसमें GDP की वृद्धि दर का लक्ष्य 8% रखा गया था। लेकिन ये 12वीं योजना अपनी मियाद पूरी कर पाती उससे पहले ही एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ। हाँ, 2014 में लाल किले की प्राचीर से घोषणा की गई कि 65 साल पुराने योजना आयोग को हमेशा के लिए भंग कर दिया जाएगा और 1 जनवरी 2015 को जन्म हुआ नीति आयोग का, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बिल्कुल। अब यह एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक पुरानी इमारत पर नया बोर्ड लगाने जैसा था या फिर इन दोनों संस्थाओं के काम करने के तरीके में कोई बुनियादी फर्क है? ये महज नाम का बदलाव नहीं था, ये देश को चलाने की पूरी फिलॉसफी का बदलाव था। इस सवाल के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं।